तो स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला सीजन का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां हमने देखा था कहानी का मेन लीड गिहोन अपनी बेटी को वापस लाने यूएस जाने के लिए निकला था। लेकिन तभी उसे वही रिक्रूटर दिख जाता है जिसके साथ दागची खेलकर वो स्क्विड गेम में पहुंचा था। तो वो रिक्रूटर एक नए बंदे को कार्ड देकर जाने लगता है, तो गिहोन भागकर उसका पीछा करता है, लेकिन रिक्रूटर मेट्रो पकड़कर निकल जाता है। तो गिहोन जाकर उस आदमी से वो कार्ड ले लेता है और उसके पीछे लिखे नंबर पे कॉल लगाता है। तो सामने वाला कॉल उठाता है और गिहोन से कहता है कि प्लेयर 456, तुम्हें यूएस अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और गिहोन कहता है कि मैं तुम सबका पर्दाफाश करके रहूंगा और इस मौत के खेल को रोक कर रहूंगा। ये बोलकर वो सियोल वापस आ जाता है, जहाँ एक सुपरमार्केट से चाकू लेकर वो वॉशरूम आता है और अपना पूरा बॉडी चेक करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसके बॉडी में कोई तो ट्रैकर लगा हुआ है। इसीलिए उन्हें गिहोन के लोकेशन के बारे में पता है। तो उसे अपने कान के पीछे कुछ अजीब सा लगता है, जहाँ वो कट लगाता है उसके अंदर से उसे ट्रैकर मिल जाता है। देन हम जुनो को देखते हैं, वही पुलिस वाला जो अपने भाई को ढूंढते हुए उस आइलैंड में गया था, जहाँ उसे पता चला था कि उसका अपना बड़ा भाई उस मौत के खेल को खिलवा रहा है और वही फ्रंटमैन था। तो फ्रंटमैन ने जुनो के कंधे पे गोली मारा था, जिससे वो समंदर में गिर गया था और पानी से बहते हुए उस आइलैंड से बहुत दूर चला गया था, जहाँ से उसे एक शिप के कैप्टन ने बचाया था। इस तरह से वो बच गया था। तो अब कहानी में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने क्राइम यूनिट से अपना ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस में करा लिया था, क्योंकि उसकी बातों पर किसी भी सीनियर ऑफिसर ने बिलीव नहीं किया था कि वैसा कोई डेडली गेम किसी आइलैंड में खेला जा रहा है। क्योंकि जिन्होंने उस आइलैंड से जो फोटोज और मैसेजेस भेजने की कोशिश की थी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी पुलिस के पास पहुंची ही नहीं थी और उसका फोन समंदर में खो गया था। इसीलिए बिना कोई प्रूफ के किसी भी सीनियर ऑफिसर ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी थी, वो अब भी उस आइलैंड के बारे में पता कर रहा था। उसका सीनियर उसे समझाने आता है, वापस से क्राइम यूनिट ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन जुनो मना कर देता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स तो उसकी बात मानने नहीं वाले हैं। जिसके बाद हम गिहोन को देखते हैं, जो एक मोटेल में रह रहा था। पूरा मोटेल उसने खरीद लिया था, सारी सीसीटीवी पे उसकी नजरें थी। तो वो पिछले 2 सालों से उस रिक्रूटर को ढूंढने में लगा था, जिस काम के लिए उसने अपने ही लोन शार्क्स को लगाया था। जितने भी गिहोन ने इनसे पैसे लिए थे, वो सब कुछ लौटा कर इनको ही पैसे देकर उस रिक्रूटर को ढूंढवा रहा था। और मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, सारी जगह पे इस लोन शार्क मिस्टर किम के आदमी नजर रखे हुए थे और पिछले 2 सालों में इन्हें वो दिखाई नहीं था। लेकिन गिहोन इसे पैसों से भरा हुआ एक और बैग देता है, कहता है कि 3 साल पहले इसी टाइम पे मैं उस रिक्रूटर से मिला था, इसीलिए चाहे जितने आदमी और लगे और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अच्छे से सारी स्टेशन पे नजर रखो। जब तक वो मिल नहीं जाता कोई लौटना मत, चाहे जितने पैसे लगे उसे ढूंढते रहो। तो मिस्टर किम अपने राइट हैंड उसॉक को कहकर अपने सारे बंदों को कल की कल बुलाने के लिए कहता है। इधर जुनो हर वीकेंड पे उसी शिप के कैप्टन के साथ पिछले 2 सालों से आसपास के सारे आइलैंड्स को छान मारने के लिए जाता था, लेकिन अब तक वो उस आइलैंड को ढूंढ नहीं पाया था। शिप के कैप्टन ने जुनो को एक दूसरी जगह घायल पाया था, इसीलिए उन्हें पता नहीं था कि जुनो किस आइलैंड से आया था। पर अब तक वो उस जगह के आसपास के बहुत से आइलैंड्स में चेक कर चुका था, लेकिन अब तक वो उस आइलैंड को ढूंढ नहीं पाया था। इधर मिस्टर किम और उसॉक सारे बंदों को उस रिक्रूटर का पहचान बताने लगते हैं कि वो आदमी सूट बूट में होगा, हाथ में एक सूटकेस रहेगा जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे, जो लोगों के साथ दागची खेलता है, हारने पर उन्हें थप्पड़ मारता हुआ दिख जाएगा। इसीलिए वो सबको टीम में बांटकर हर मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट में भेजने लगता है। तो वो सभी सुबह से शाम तक गिहोन को अपडेट्स देते रहते हैं। इस तरह और कई दिन बीत जाते हैं, रिक्रूटर का पता नहीं चलता। इधर जुनो और कैप्टन भी आसपास के सारे आइलैंड्स को देख चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें वो आइलैंड नहीं मिला था। इसीलिए जुनो अब उस आइलैंड को ढूंढना बंद करने का डिसाइड करता है। पर एक शाम मिस्टर किम और उसॉक जब एक मेट्रो स्टेशन पे खाना खाते हुए डिस्कस कर रहे थे, शायद ये सब गिहोन का वहम है। ऐसा कोई आदमी कैसे हो सकता है जो किसी को मौत का खेल खिलाने के लिए लेने आए? शायद वो पागल हो गया है। और मिस्टर किम कहते हैं कि वो पिछले 2 सालों में करोड़ों पैसे उड़ा चुका है। वो पहला इंसान है जिसने हमारे सारे पैसे चुकाए हैं, वो भी सामने से आकर हमें ही काम पे रखा है। इसीलिए जो काम मिला है वो करते रहो। तभी वो सामने उस रिक्रूटर को देख लेते हैं, जो एक बंदे के साथ दागची खेल रहा था, जिसका नाम था ली। रिक्रूटर ली को कार्ड देकर जाने लगता है। तो मिस्टर किम गिहोन को कॉल करके बता देता है कि रिक्रूटर मिल गया है और हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो गिहोन उनके पास आने के लिए निकलता है। इधर ली को जूनी नाम की एक लड़की का कॉल आता है, जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल में थी, पर ली का कॉल पिक नहीं करता। तो मिस्टर किम और उसॉक रिक्रूटर को फॉलो करने लगते हैं, जो एक शॉप से बहुत सारे ब्रेड और लॉटरी के टिकट्स लेकर बाहर आता है और एक पार्क में जाता है, जहाँ बहुत से होमलेस लोग थे। तो वो एक एक करके उन सबके पास जाता है और उन्हें 2 चीजें ऑफर करता है, एक हाथ में ब्रेड और दूसरे हाथ में लॉटरी का टिकट। जिसमें से सभी लोग लॉटरी का टिकट ही चुनते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लॉटरी नहीं जीतता। मिस्टर किम और उसॉक को समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। वो अचानक से पार्क के बीचों बीच आता है, सारे बंस को जमीन में फेंक देता है। तो वो होमलेस लोग उठकर आते हैं, उसे कहते हैं कि इन्हें फेंकने की बजाय हमें खाने के लिए दे दो। रिक्रूटर कहता है कि ऑप्शन तो था तुम्हारे पास, लेकिन तुम सब ने पैसों की लालच में लॉटरी के टिकट को चुना, इसमें गलती तो तुम्हारी है ना। ये बोलकर उन सारे बंस को पैर से मारकर खराब करके हंसते हुए चला जाता है। इधर गिहोन फुल स्पीड में इनके लोकेशन की ओर आ रहा था, तभी ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड की वजह से उसे रोक लेते हैं, जिसमें जुनो का साथी उसका चालान काटने आता है। तो चालान कटवा कर वो फिर से निकल जाता है। जुनो अपने साथी से पूछने आता है कि सब ठीक था ना। ये बताता है कि उसके डेटा से पता चला इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, पर मैंने इसके डैशबोर्ड में बहुत सारे टैबलेट्स और फोन देखे जो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। तो जुनो कंट्रोल रूम जाकर इसके बारे में एक बार चेक करेगा कहता है। इधर मिस्टर किम और उसॉक रिक्रूटर को फॉलो करते हुए एक गली में आते हैं। तो यहाँ का लोकेशन वो गिहोन को भेज देता है। उसॉक गिहोन के आने का वेट करना चाहता था। मिस्टर किम कहते हैं कि तब तक अगर ये निकल गया तो हमारे 1 बिलियन वॉन गए समझो, क्योंकि गिहोन ने इन्हें कहा था कि जो भी इसे पकड़ेगा वो इसे 1 बिलियन वॉन देगा। तो ये दोनों अकेले रिक्रूटर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं,
लेकिन रिक्रूटर इन दोनों को मारकर इनकी हालत खराब कर देता है। कुछ देर बाद गिहोन लोकेशन ट्रैक करते हुए यहाँ पहुंचता है तो उसे उस गली में खून दिखता है और उसे मिस्टर किम के गैंग का चाकू भी दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि मिस्टर किम और उसक मुसीबत में है। इसीलिए वो उन्हें आसपास के गलियों में ढूंढने लगता है, पर रिक्रूटर तो एक बिल्डिंग के ऊपर से उसे देख लेता है। इधर कंट्रोल रूम से जुनो को पता चल जाता है कि वो कार वाला गिहोन था जिसे उसने उस गेम के अंदर भी देखा था, और जब वो जीत कर बाहर आया था तब भी एक बार जुनो उससे मिलने गया था और उसे उस मौत के खेल वाले आइलैंड को ढूंढने में उसकी मदद मांगने गया था, पर तब गिहोन ने उसे मना कर दिया था क्योंकि तब वो खुद अपने दोस्तों को खोने के ट्रॉमा में था। तो वो गिहोन के कार के डिटेल्स को निकाल लेता है। तो वो उस कार रेंटल ऑफिस में जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि वो कार सनशाइन कैपिटल कंपनी के नाम से रेंट पे लिया गया है, जहाँ का एड्रेस निकाल लेता है। देन हम मिस्टर किम और उसक को देखते हैं जिनके हाथ पैर आंख मुंह बंधे हुए थे। तो रिक्रूटर उनके साथ एक गेम खेलता है जो कि था रॉक पेपर सीजर के साथ रशियन रूलेट, जिसमें वो बंदूक में एक गोली डालता है, फिर उन्हें रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है। जो हारेगा उस पे गोली चलेगी, लकी रहा तो वो बच जाएगा वरना एक गोली का शिकार हो जाएगा। दोनों की फट की हालत खराब हो चुकी थी। पहले 2 राउंड तो दोनों ही बच जाते हैं। तो फिर रिक्रूटर गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गन में 5 गोली डाल देता है, एक खाली रखता है और अब इन्हें खेलने के लिए कहता है, जिससे दोनों की जान तो हलक में आ चुकी थी। पर मिस्टर किम जानबूझकर हार देते हैं, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। रिक्रूटर उसे मार देता है। इधर जुनो रात को सनशाइन कैपिटल के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सनशाइन कैपिटल तो मिस्टर किम की कंपनी थी। जुनो एक पाइप से ऊपर चढ़ के अंदर घुस जाता है और वहां की चीजें चेक करने लगता है, जहां उसे वही रिक्रूटर का पुतला मिलता है जिसपे स्क्विड गेम का कार्ड चिपका हुआ था और बोर्ड पे उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि उसी गेम के बारे में यहाँ कुछ तो चल रहा है। तभी मिस्टर किम के गैंग का एक बंदा आ जाता है जो फोन पे दूसरे बंदों को बताता है कि वो रिक्रूटर मिल गया है, मिस्टर किम ने उसे ढूंढ लिया है, मैं अभी हथियार लेकर पहुंचता हूँ। ये बोलकर वो निकल जाता है। तो उसके जाने के बाद जुनो बाहर निकलता है। आसपास ढूंढते हुए उसे गिहोन की एक फाइल मिलती है, जिससे उसे गिहोन के मोटेल का एड्रेस मिल जाता है। तो वो उस मोटेल जाने के लिए निकलता है। इधर गिहोन अपने मोटेल पहुंचता है। लाइट्स ऑन देकर वो समझ जाता है कि यहाँ पहले से ही कोई है। अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ रिक्रूटर खुद खड़ा है, जो उसे कहता है कि तो तुम 2 सालों से मुझे इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? तुमने इतने पैसे जीते, अपनी लाइफ एंजॉय करो, बेकार में मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? गिहोन कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्रूटर कहता है तुम मुझे बोल सकते हो, मैं उन्हें बता दूंगा। गिहोन कहता है तुम जैसे पालतू कुत्ते से मैं बात नहीं करता, ना ही तुम जैसा घिनौना आदमी मेरी बात समझ सकता है, इसीलिए मुझे बस एक बार तुम्हारे बॉस से मिलना है। तो यहाँ हमें इस रिक्रूटर के बारे में थोड़ा पता चलता है। तो इसकी भी कहानी वही है जो स्क्विड गेम के सारे कैरेक्टर्स की है। गरीब कर्ज में डूबा हुआ था, तभी इसे भी ऑफर आया था स्क्विड गेम ज्वाइन करने का, बट एज ए सोल्जर, वही पिंक सूट वाला। जब वो पिंक सूट वाला सोल्जर था तब उसने बहुत से लोगों को मारा है। इवन एक गेम में तो इसने अपने बाप को भी मार दिया था, क्योंकि तब इसका बाप एक प्लेयर बन के आया था। तो तभी से वो इस गेम के साथ है। अब क्योंकि गिहोन ने इसे ढूंढ लिया है तो अब इसे जाने तो दे नहीं सकता। तो वो गिहोन से कहता है कि मेरे बॉस का पता मेरे पॉकेट में है, पर इसे पाने के लिए तुम्हें गेम खेलना होगा। अगर तुम्हारे लक ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम्हें पता मिल जाएगा। ये बोलकर उसे भी रशियन रूलेट खेलने का ऑफर देता है। जिसका लक होगा वो बच जाएगा और इस गेम के मुताबिक दूसरे की जान जाएगी। तो दोनों गेम शुरू करते हैं। तो गन में एक गोली है। पहले राउंड में दोनों ही बच जाते हैं, दूसरे राउंड में भी दोनों ही बच जाते हैं। इस राउंड में दोनों में से किसी एक का मरना तो तय था। गिहोन की बारी आती तो रिक्रूटर कहता है कि जरूर अभी तुम ये सोच रहे होगे कि रूल्स गए भाड़ में, 2 बार तुम मुझ पे गोली चला दोगे और मुझे मार सकते हो, और तुम ऐसा ही करोगे मैं जानता हूँ। लेकिन गिहोन खुद पे ही गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है, यानी अब रिक्रूटर का मरना तय था। तो अब गिहोन उसे कहता है कि क्यों, अब तो तुम्हारी फट गई होगी, अब तो तुम भी सोच रहे होगे कि रूल्स गए भाड़ में, बंदूक उठाकर तुम मुझे गोली मार सकते हो, पर तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम अपने बॉस के पाले हुए कुत्ते हो, जो उसके ऑर्डर्स पे दौड़ते हो और भौंकते हो। लेकिन रिक्रूटर खुद को ही गोली मार देता है। इसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रिक्रूटर अपने आप को ही गोली मार लेता है। तभी मोटेल में जुनो भी पहुंच जाता है, जो अंदर आकर सारे रूम्स को चेक करने लगता है। वहीं एक रूम में उसे उसक मिल जाता है, जिसको रिक्रूटर ने बांध कर रखा था। तो जुनो उसे खोल देता है और उससे गिहोन का रूम नंबर पूछता है। फिर वो गिहोन के रूम की तरफ चला आता है। गिहोन को रिक्रूटर के जेब से एक कार्ड मिलता है, इसमें 31 अक्टूबर की डेट थी और एक जगह का एड्रेस था। जैसा रिक्रूटर ने बताया था कि इस एड्रेस पे उसका बॉस यानी कि फ्रंटमैन मिलेगा। तभी यहाँ पर जुनो पहुंच जाता है और गिहोन को गन पॉइंट पे खड़ा कर देता है। उससे सवाल नहीं लगा था। तभी उसक आकर गिहोन के सर पे मार के बेहोश कर देता है। फिर गिहोन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बताता है कि इस रिक्रूटर ने मेरे बॉस मिस्टर किम को मार दिया है, अच्छा हुआ इसे आपने मार दिया। देन हम एक और नया कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है नोल, जो कि कुछ साल पहले नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आई थी और इसकी भी सिचुएशन सबकी तरह बहुत खराब है। इधर जुनो को हथकड़ी से बांध कर रखा था। उसके होश आते ही सवाल जवाब शुरू होता है। गिहोन उसे रिक्रूटर की सच्चाई बताता है और ये भी बताता है कि वो पिछले 2 सालों से इन लोगों को ढूंढ रहा था और आज उसे इनके बॉस फ्रंटमैन का पता मिल चुका है। देन गिहोन उसे पूछता है कि तुम इस गेम के पीछे कैसे पड़े। जुनो बताता है कि वो अपने बड़े भाई को ढूंढता हुआ पहुंचा था और उसे ये नहीं बताता है कि उसका बड़ा भाई उस गेम का फ्रंटमैन है। देन उसे ये भी बताता है कि पिछले गेम के अंदर वो जब एक पिंक सोल्जर बना था तब वो गिहोन से मिल चुका है, जिससे गिहोन को भी वो याद आ जाता है क्योंकि एक सोल्जर ने आकर उसे एक बार वांग इन्हो नाम के एक प्लेयर के बारे में पूछा था। देन जुनो उससे पूछता है कि क्या उस बॉस के मिलने के बाद तुम उसे मार दोगे। गिहोन कहता है कि उसे मारने से कुछ नहीं होगा, वो बस उस गेम को चलाने वाला लीडर है, बाकी ये डेडली गेम बस कुछ अमीर लोगों के लिए बनाया गया है जो लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय करते हैं। हमें उन सभी को खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए फ्रंटमैन से मिलना जरूरी है। तो जुनो से वो सब कुछ बताता है जो उसने पता किया था कि वहाँ कितने वीआईपीज आए थे
और ये गेम कब से चल रहा है, जिन सब के बारे में तो गीहोन को भी पता नहीं था। इसीलिए जुनहो उसे ज्वाइन करेगा कहता है। गीहोन कहता है कि इसके लिए तुम्हें पुलिस की जॉब छोड़नी होगी। इसके लिए जुनहो मान जाता है कि वो अपने बड़े भाई को वापस लाना चाहता है। अब इनसे लड़ने के लिए उन्हें हथियार की जरूरत थी, तो गीहोन उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ उसके करोड़ों पैसे पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर उसको को बिलीव होता है कि गीहोन सच में उस गेम का विनर था और अब इन्हीं पैसों की मदद से वो उन्हें ढूंढ रहा है। तो गीहोन उन्हें अपने गन्स वाले रूम में ले जाता है जहाँ उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारे गन्स एंड बुलेट्स वगैरह खरीद रखे थे। इवन इस रूम को साउंड प्रूफ बना दिया था ताकि यहाँ से गन शॉट्स की आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि वो यहाँ गन्स चलाने की प्रैक्टिस करता था। अब उनसे लड़ने के लिए इन्हें एक टीम की जरूरत थी जिसका इंतजाम उसको कर लेगा कहता है। देन हम नोएल को देखते हैं जो बनी वाला मास्क पहनकर चिल्ड्रंस पार्क में काम करती थी। तो वो एक बच्ची को टॉफी देती है जो एक ड्राइंग बनाकर उनके पीछे पीछे उनके ग्रीन रूम में पहुंच जाती है और नोएल को आकर वो ड्राइंग देती है। तभी इनका एक मेंबर आता है जो बनी हेड उतार देता है और थोड़ा चिल्लाकर बात करता है। जो सुनिए बच्ची तो बहुत रोने लग जाती है। तभी इस बच्ची का डैडी से ढूंढते हुए आ जाता है और उसे लेकर चला जाता है। तो वो बनी वाला आदमी बताता है कि इस बच्ची का नाम है नायोन और इस बेचारी बच्ची को ब्लड कैंसर है, पर इसकी ट्रीटमेंट के लिए उसके डैड के पास पैसे नहीं है। अब इस बच्ची के बारे में सोचकर नोएल बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इसका भी एक बच्चा है पर वो नॉर्थ कोरिया में ही छूट गया है, जिसे वो एक एजेंट के थ्रू साउथ कोरिया लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो एजेंट उस बच्चे का कोई पता नहीं लगा पा रहा था। नोएल उसे और पैसे देती है, लेकिन एजेंट कहता है पैसों की बात होती तो मैं तुमसे खुद मांग लेता। नोएल उसे रिक्वेस्ट करती कि प्लीज एक और बार ढूंढो। इधर गीहोन अपने दोस्त सांगू के मॉम को देखने जाता है, जिनके साथ सेबियोक का भाई रहता है। सेबियोक यानी सीजन 1 में टॉप 3 में जो लड़की थी जिसको सांगू ने मार दिया था, उसी का भाई था ये बच्चा, जिसको ऑर्फनेज से निकाल कर गीहोन ने इनके पास लाया था और इन्हें बहुत सारे पैसे देकर गया था। देन वो उसी एजेंट के पास पहुंचता है और उसे नॉर्थ कोरिया से सेबियोक की माँ को यहाँ लाने के लिए कहता है, क्योंकि सेबियोक ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया था। एजेंट उसे बताता है कि सेबियोक की मॉम नॉर्थ कोरिया की जेल से रिहा हो चुकी है, पर उन्हें यहाँ लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। गीहोन कहता है चाहे जितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम उन्हें यहाँ ले आओ। एजेंट कहता है तुम मुझे बहुत पैसे दे चुके हो और बेचारी सेबियोक के लिए भी मुझे ये काम करना है। तो गीहोन उसे सांगू के मॉम का पता दे देता है और बताता है कि सेबियोक का भाई यहाँ है, अगर उसकी मॉम को लाने के बाद से कांटेक्ट नहीं हुआ तो तुम उन्हें मिलवा देना। इधर नोएल एक रात अपने कार में सो रही थी, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था, वो अपने एक सेकंड हैंड कार में ही सोती है। अभी एक मिस्टीरियस आदमी आता है और उसे स्क्विड गेम का कार्ड देकर चला जाता है। तो अगले दिन जाकर वो बनी वाला काम छोड़ देती है, लेकिन बाहर आते टाइम वो देखती है उस छोटी बच्ची नायोन को, जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जो देखकर अगेन उसे बहुत बुरा लगता है। देन हम इधर गीहोन को देखते हैं जो अपने एक दांत के अंदर एक ट्रैकर लगाता है ताकि उसका लोकेशन जुनहो बाकी सबको मिलता रहे। उस वक्त ने एक तगड़ी टीम ढूंढ ली थी जो सभी के सभी एक्स स्पेशल फोर्स वाले थे, तो वो सभी वहीं शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इधर नोएल कार्ड के पीछे वाले नंबर पे कॉल करती है जहां उसका भी पिकअप डेट होता है 31 अक्टूबर, जो कल का ही डेट था। तो अगले दिन गीहोन एंड टीम पहुंच जाती है उस जगह पे जो एक क्लब थी और वहां हैलोवीन पार्टी चल रही थी। तो गीहोन अपने साथ उसो को ले जाता है और जुनहो बाकी सबको बाहर से नजर रखने के लिए कहता है। तो कुछ देर बाद जुनहो 2 पिंक सोल्जर्स को क्लब के अंदर जाता हुआ देखता है, तो वो उसो और गीहोन को अलर्ट कर देता है। देन वो भी क्लब के अंदर उनके पीछे जाने लगता है। एक पिंक सोल्जर गीहोन को अपने पीछे आने के लिए कहता है, तो दूसरा वाला उसो को शॉक देकर बेहोश कर देता है। गीहोन का लोकेशन ट्रैक करते हुए जुनहो उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पिंक सोल्जर गीहोन को एक कार के अंदर बिठाता है, जिन्हें जाते हुए जुनहो देख लेता है। तो वो दोनों टीम्स को उस कार के बारे में बता देता है, जो सभी कार को फॉलो करने लगते हैं। तो कार के अंदर एक स्पीकर से फ्रंटमैन की आवाज आ रही थी, जो गीहोन से वही कहता है कि तुम फिर से इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, पैसे तो जीत लिए ना, लाइफ एंजॉय करो, अपनी बेटी के पास जाओ। गीहोन कहता है वो पैसे उन 455 लोगों के खून से रंगे हैं जिन्हें तुम लोगों ने बेरहमी से मार डाला। फ्रंटमैन कहता है वैसे भी वो सभी दुनिया के फेंके हुए कचरे थे, जो वैसे भी इस दुनिया में घुट घुट के मर ही रहे थे, हमने तो बस उनका काम आसान कर दिया। गीहोन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये सब बंद करने के लिए कहता है, पर नाकामयाब होता है। अब उनकी बातें इधर जुनहो भी सुन पा रहा था, इसीलिए वो अपने दोनों टीम्स को उस कार को ओवरटेक करने के लिए कहता है, पर तभी उन सभी के कार्स के टायर्स पे गोली चलती है, जो कि एक पिंक सोल्जर चला रहा था। यानी फ्रंटमैन को पहले से इन सब का पता था। जो गीहोन से कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा प्लान था मुझे किडनैप करना, तुम्हें लगा ये इतना आसान होगा। गीहोन ड्राइवर की सीट की ओर गोली चलाता है कार रोकने के लिए कहता है, पर इसका कोई फायदा होता नहीं। सिचुएशन को देखते हुए वो अपना प्लान भी शुरू करता है और कहता है मुझे फिर से वो गेम खेलना है, इसलिए मुझे फिर से वहाँ ले चलो। फ्रंटमैन कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी कार में एक गैस छोड़ी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर रिवील होता है कि कार को तो खुद फ्रंटमैन ही चला रहा था। इधर जुनहो टीम भी अपना प्लान भी शुरू कर देते हैं। इधर नोएल उस पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां 11 नंबर के रूम में जाती है, पिंक सोल्जर का सूट पहनती है, यानी उसे पिंक सोल्जर बनने का ऑफर आया था। तो अगली सुबह जुनहो टीम कैप्टन के साथ उनके शिप से गीहोन का लोकेशन ट्रैक करते हुए निकलते हैं। इधर गीहोन को होश आता है तो वो गेम के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ इस बार भी उसका नंबर था 456। कुछ देर बाद में पिंक सोल्जर्स आते हैं जो आकर वही सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि 6 दिन में 6 गेम्स खेले जाएंगे। वही सारे रूल्स बताए जाते हैं कि कोई खेल के बीच गेम खेलने से मना नहीं कर सकता, हार गए तो एलिमिनेट हो जाओगे, मेजॉरिटी लोग चाहे तो गेम को रोक सकते हैं, और नया रूल है हर गेम के बाद वोटिंग होगी गेम आगे खेलना है या नहीं डिसाइड करने के लिए। अब सारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहे थे कि कपड़े ठीक नहीं है, हमें किडनैप करके क्यों लाए हो, हमारे कपड़े एंड शूज कहाँ हैं।
तुम लोग अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। जूसन सोल्जर्स उनकी वीडियोस चला देते हैं जब वो सभी थप्पड़ खाकर रिक्रूटर के साथ गेम खेल रहे थे और अपने कर्जे के बारे में बता रहे थे। तो इन सभी के मिलियंस में कर्जे थे और एक बूढ़ों का तो बिलियन वॉन का कर्जा था। तो इनमें से कुछ की कैरेक्टर्स हैं, एक माँ बेटा, एक फेमस रैपर थैनोस, वही ली नाम का बंदा जिसको रिक्रूटर के साथ दागची खेलते हुए मिस्टर किम और उसोग ने देखा था, जो कि क्रिप्टो करेंसी यूट्यूबर था जिसके बताए क्रिप्टो पर इन्वेस्ट करके बहुत से लोगों के बिलियंस में पैसे डूबे हैं, जिनमें से एक था थैनोस और एक नामग्यू नाम का बंदा जो ली को मारने ही आ जाते हैं क्योंकि थैनोस के 500 मिलियन वॉन डूबे हैं उस क्रिप्टो की वजह से। तो सोल्जर्स उन्हें दूर जाने के लिए कहते हैं। एक हिंजो नाम की ट्रांस गर्ल, बाकी मेन कैरेक्टर्स के बारे में आगे पता चलेगा। तो सोल्जर से टोटल प्राइज मनी पूछा जाता है जो बताता है 45.6 बिलियन वॉन का, इंडियन करेंसी में जो था 265 करोड़। तो सबको कंसेंट फॉर्म पे साइन कराया जाता है। तब हम एक और मेन कैरेक्टर जूनही को देखते हैं जो ली को जानती थी पर वो उसके सामने नहीं जाती। इधर कैप्टन के साथ जूनहा और बाकी सब उस आइलैंड की ओर जा रहे थे गीहून के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए। इधर पहले गेम के लिए सभी लोग एक जगह जाने लगते हैं जहाँ जाते हुए गीहून को मिलता है उसका अपना दोस्त जोंगबे, जिसे देख गीहून शॉक्ड होता है। उससे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। जोंगबे बताता है उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया और बेटी को लेकर चली गई, मुझ पे बहुत सारा कर्जा आ गया इसीलिए मैं पैसे के चक्कर में यहाँ आया। देन गीहून से पूछते है तू 3 साल कहाँ था। गीहून कहता है लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, पर तू हर वक्त मेरे पीछे रहेगा और जो मैं बोलूंगा वही करेगा। जोंगबे मान जाता है। फिर इन सब की एक एक करके फोटोज वगैरह ली जाती है और इधर जूनहो एंड टिमोस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ कहीं ने लोकेशन दिख रहा था। तो वो लोग उस आइलैंड के ऊपर एक ड्रोन छोड़ते हैं और उसका फुटेज चेक करने लगते हैं और एक टीम को उस ट्रैकर की एग्जैक्ट लोकेशन के पास भेजते हैं। इधर उस गेमिंग अरीना में आइलैंड के ऊपर का हिस्सा खुल जाता है जहाँ इस बार भी उनका सामना होने वाला था रेड लाइट ग्रीन लाइट से। इस डेडली गेम के बारे में सिर्फ गीहून को पता था, बाकी सब तो बिंदास मौज मस्ती कर रहे थे। गीहून सोच रहा था कि अब तक जूनहो को तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, इसीलिए वो अभी कुछ नहीं कहता। इधर उसोग की टीम ट्रैकर का एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेती है जहाँ एक आदमी मछली पकड़ रहा था, उसके पास से वो ट्रैकर का लोकेशन दिख रहा था। तो गीहून अपना वो दांत निकाल लेता है और उसे पता चलता है कि उसके दांत में से वो ट्रैकर गायब है, जो देख वो शॉक्ड रह जाता है। और इधर उसोग को जो मछली पकड़ने वाला बंदा मिलता है उसके चारे में मिलता है गीहून वाला ट्रैकर, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्हें गुमराह किया गया है। उस फिशरमैन से पूछने पर बताता है कि एक अनजान आदमी ने उसे ये चारे का बॉक्स दिया था, जो बात वो जूनहो को कॉल करके बताता है। जूनहो समझ जाता है कि फ्रंटमैन को इस प्लान के बारे में पता था और ये वो आइलैंड नहीं है, इन्हें गुमराह करने के लिए ही ये किया गया था। इधर फ्रंटमैन गेम शुरू करने का ऑर्डर देता है। इधर गेम के इंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले गीहून भागकर सबके सामने आता है और बताने लगता है कि कोई भी हिलना मत वरना सारे मारे जाओगे। वही सब बताता है कि गेम शुरू होने के बाद गाना रुकने पर सबको एकदम फ्रीज हो जाना है, अगर हिले तो गोली मार दिए जाओगे। पर सब लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, ये बस एक गेम है, हमें गोली क्यों मारेंगे। इस तरह कोई भी उसकी बात सुनता तो है नहीं। देन गेम शुरू हो जाती है। नॉर्मली जैसे ये गेम खेलते हैं वैसे ही खेलते हैं सब लोग, पर गीहून उन्हें इंस्ट्रक्शन देते रहता है, चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि कब रुकना है और डॉल के पीछे मुड़ने के बाद जैसे कोई ना हिले। इस तरह 2-3 बार सब लोग बच जाते हैं। गीहून पीछे से अपना मुंह ढककर गेम के दौरान भी सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था क्योंकि इस डॉल की आंखों में मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। तभी एक लड़की की गर्दन पे एक हनी भी बैठ जाती है जिससे वो गेम के दौरान हिल जाती है और तभी उसे पट से हेडशॉट पड़ती है। अब उसकी लाश देखकर एक और औरत चिल्ला देती है और फिर मौत का सिलसिला शुरू। सब लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं। गीहून उन सबको चिल्लाकर बताते रह जाता है कि कोई हिलना मत वरना सब मारे जाओगे। मैक्सिमम लोग तो उसकी बात सुनकर रुक जाते हैं, पर जो लोग डर के मारे भागने लगते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और इन्हें गोली मारने वाले में से एक थी नोल। अब ये मौत का खेल देखकर सब लोग की तो फट जाती है, इसीलिए अगले 2 राउंड्स कोई भी अपनी जगह से हिलता ही नहीं। जो देख गीहून फिर से सामने आता है और अपना मुंह ढककर सबको बताता है कि 5 मिनट का टाइम खत्म होने से पहले हमें उस रेड लाइन को पार करना पड़ेगा वरना वैसे भी हम सभी मारे जाएंगे। इसीलिए वो आइडिया देता है कि सब लोग लाइन में लग जाओ, लंबे लोग सबसे आगे रहो और हाइट में छोटे लोग उनके पीछे पीछे लग जाओ ताकि वो डॉल की आंखें सबकी मोशन डिटेक्ट ना कर पाए। चांस मिलते ही सब लोग ऐसा ही करते हैं, पर ये थैनोस अपने लॉकेट में ड्रग छुपा कर लाया था जिसे वो डर के मारे खा लेता है। तो इसी तरह गीहून के इशारे पर सब लोग लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं। गीहून का दोस्त जोंगबे उसके पीछे आ जाता है और वो अब से गीहून की हर बात मानेगा कहता है, पर ये थैनोस थोड़ा पागल जैसी हरकतें करने लगता है। वो अपने सामने के कुछ बंदों को मजे के लिए धक्का मार देता है जिसे वो सभी मारे जाते हैं। इसी बीच नोल उन प्लेयर्स में से नोटिस करती है उसी ब्लड कैंसर वाले बच्ची के पापा को। तो फिर गेम कंटिन्यू रहती है। जूनी जिसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था वो उस माँ बेटे के पीछे छुपी थी जो उसे संभालती है। तो इसी तरह गेम चलते रहता है। 2-4 जन मारे भी जाते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को गीहून रेड लाइन के पार ले आता है। लेकिन तभी एक आदमी हिलता है तो उसके पैर में गोली पड़ती है, पर वो जिंदा था। वो रेड लाइन से थोड़ी ही दूर पे था। गीहून उसे देख लेता है, टाइम बस 20 सेकंड बचा था, इसीलिए वो भाग कर जाता है उसे उठाने के लिए। तो वो ट्रांस गर्ल हिंजो उसकी हेल्प करने आती है। अब बस 5 सेकंड टाइम बचा था, तो दोनों उसे उठाकर बाल बाल बचते हैं। लेकिन रेड लाइन क्रॉस करने के बाद भी उस गोली लगे आदमी के सर पे गोली मार दी जाती है क्योंकि वो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था और उसके सर पे गोली मारी थी नंबर 11 यानी नोल ने, जिस बात से दूसरे शूटर्स खुश नहीं थे, जिसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। अंधेरा होने वाला था, इसीलिए जूनहो एंड टीम वापस से घर लौटने का डिसाइड करते हैं। इधर प्लेयर्स के रूम के अंदर डर का माहौल था। जोंगबे गीहून से पूछता है कि तुझे इस गेम के बारे में
तुम्हें कैसे पता? घियोन कहता है बाद में सब कुछ बताऊंगा। तभी पिंक सोल्जर्स की एंट्री होती है तो बहुत से लोग रोते हुए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं उन्हें बाहर जाने देने के लिए। सोल्जर्स कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, ये बस एक गेम है, गेम के तो यही रूल्स है, जो डिस्क्वालीफाई होगा उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो दादी अम्मा रोते हुए कहती है कि हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमें बस जाने दो, मैं मेहनत करके अपनी बेटी का कर्जा चुका दूंगी। तो मैक्सिमम लोग यही कहने लग जाते हैं पर सोल्जर्स उन्हें ही समझा रहे थे। तभी घियोन कहता है रूल नंबर 3, हमें से मेजोरिटी लोग वोट करे तो गेम रुकवा सकते हैं। सोल्जर कहता है सही कहा। जन बताता है कि 91 लोग इस गेम से एलिमिनेट हुए हैं और वोटिंग से पहले प्राइज मनी देख लो। तभी ऊपर रखे पिगी बैंक में पैसे भरने लगते हैं तो टोटल अमाउंट हुआ था 9.1 बिलियन वॉन का, जिसके हिसाब से अभी बचे 365 जन में और एक को 20 मिलियन वॉन मिलेंगे। जो सुन एक बूढ़ा कहता है कि 20 मिलियन में हमारा क्या होगा, इसमें तो किसी का कर्जा भी नहीं चुकेगा। ये बोलकर वो सबको उकसाने लगता है। बहुत से लोग उस बूढ़ा के हाँ मिलाने लगते हैं क्योंकि आखिर ये सभी पैसों के चक्कर में ही तो यहाँ आए हैं। तो सोल्जर्स वोटिंग का अनाउंस करते हैं और प्लेयर नंबर 456 से वोटिंग शुरू होती है। जो लोग गेम नहीं खेलना चाहेंगे वो लोग क्रॉस बजर दबाएंगे और एक्स ग्रुप में आ जाएंगे और जो लोग खेलना चाहेंगे वो लोग ओ बजर दबाकर ओ साइड में आ जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें एक्स और ओ का एक बैच दिया जाता है ताकि पहचाना जा सके कि कौन खेलना चाहता है और कौन नहीं खेलना चाहता। तो इस तरह के करके लोग वोटिंग शुरू करते हैं। घियोन एक्स दबाकर दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं इस गेम में कितना खतरा है, क्योंकि पैसों की लालच में ज्यादा लोग ओ की तरफ वोट कर रहे थे। वो उन्हें समझाने लगता है कि अगर हमने गेम को नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे। पर तभी वो बूढ़ा और थैनोस आकर उसे टोकने लग जाते हैं। इसके साथ और कई लोग आ जाते हैं, उससे कहने लगता है कि तू हमें डरा क्यों रहा है, पहले गेम में ही तुमने हम सबको डरा दिया था कि वो लोग हमें गोली मार देंगे ये बोलकर, इसलिए हम लोग ध्यान नहीं लगा पाए। तो जोंग भी आकर कहता है कि इसी की वजह से अभी हम लोग जिंदा हैं, वरना सब के सब मर गए होते। तभी थैनोस आकर पूछते कि आखिर तुझे पता कैसे था कि हम पे गोली चलने वाली है। बूढ़ा कहता है कहीं तू इन्हीं का आदमी नहीं है ना जो तुझे हमें डराने के लिए भेजा गया हो। इस बात को लेकर जोंग बहन दूसरे में झगड़ा हो जाता है तो वो दादी अम्मा आकर उन्हें रोकती है, उनसे कहती है कि इसी की वजह से आज हम सब जिंदा है, इसीलिए जो बोलता है हमें वही करना चाहिए, जल्द से जल्द हमें ये गेम रोककर निकालना चाहिए। तो अब एक्स टीम और ओ टीम में बहस हो जाती है। अभी सारा तमाशा देखकर घियोन फाइनली चिल्लाकर कह देता है कि मैं ये मौत का खेल पहले खेल चुका हूँ। 3 साल पहले इसी तरह मैं यहाँ आया था पर मेरे साथ आए 455 लोग सारे मारे गए थे। जिसने एक बंदा कहता है यानी तू उस गेम का फाइनल विनर था। घियोन कहता है हाँ। बड़ो कहता है यानी तू ये 45.6 बिलियन जीत चुका है। थैनोस आकर कहता है कि यानी तुझे सारे गेम्स के बारे में पता है, ये तो और तगड़ी बात है, तो हम सबको सारी गेम्स के बारे में पहले ही बता सकता है क्योंकि तुझे सब कुछ तो पता है। जो सुना बुढ़ावन बाकी सब कहने लग जाते हैं कि अब जब एक विनर हमारे साथ है तो हम ये गेम आराम से जीत सकते हैं। ये सुनकर और बहुत से लोगों के जोश बढ़ जाते हैं। तो घियोन सबको बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, ये भी तो सोचो कि मेरे साथ आए सारे 455 लोग मारे गए थे, एक एक करके वैसे ही सारे लोग मर जाएंगे, इसीलिए सब लोग गेम बंद करके निकलो। पर तभी एक सोल्जर उसे गन पॉइंट पे लेकर एक साइड में भेज देता है ताकि वोटिंग प्रोसेस में डिस्टर्ब ना हो। तो अब लोग फिर से वोटिंग शुरू करते हैं। तो इसके साथ वोटिंग काफी टक्कर की होती है, लेकिन दोनों के साइड 182 वोट्स पड़ते हैं और अब बचा था सिर्फ एक प्लेयर, प्लेयर नंबर 1। उसी के वोट से डिसाइड होने वाला था कि आगे क्या होगा। तो नंबर 1 जाता है ओ साइड वोट करता है, यानी इन्हें अगला गेम खेलना पड़ेगा। पर तभी नंबर 1 का फेस रिवील होता है और हमें पता चलता है कि फ्रंटमैन खुद है नंबर 1, जिसके बारे में अब तक सिर्फ हम व्यूअर्स को ही पता है कि नंबर 1 ही फ्रंटमैन है। तो इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड यहीं पे होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में कॉफिन में भरे लाशों को जलाने के लिए ले जाते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ कॉफिन्स में खून से क्रॉस का सिंबल बना हुआ था। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर प्लेयर्स रूम में सभी को खाना दिया जाता है। घियोन का तो बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था, तो जोंगबे उससे बात करने आता है और उसे कहता है कि अगर आज हम वोटिंग जीत भी जाते तो भी जो 20 मिलियन हमें मिलता, इससे मेरा कर्जा तो पूरा नहीं होता, इसीलिए चलो कैसे भी करके एक और गेम खेल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा फिर निकल जाएंगे। घियोन कहता है पिछली बार भी ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा था पर सबके सब मारे गए थे। तभी नंबर 1 के साथ कुछ और लोग घियोन के पास आते हैं, जिससे कहता है कि तुम पहले भी यहाँ खेल चुके हो, यानी तुम्हें सारे गेम्स तो पता ही होंगे। तुम्हारी बात सुनकर ही मैंने ओ बटन दबाया ताकि बस एक और गेम खेल के थोड़ा ज्यादा पैसा लेकर निकल जाएंगे। तो बताओ अगला गेम क्या होगा। तो घियोन बताता है पिछली बार रेड लाइट ग्रीन लाइट के बाद हमने दालगोना खेला था, यानी शुगर कैंडीज में से वो शेप निकालने वाला गेम। जोंगबे पूछते हैं तो उनमें से सबसे इजी वाला कौन सा था। घियोन बताता है ट्रायंगल और सबसे मुश्किल था अम्ब्रेला। नंबर 1 कहता है कि जिन्होंने अम्ब्रेला चूज किया होगा वो तो सारे मर चुके होंगे। जो सुन घियोन को अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा होता है कि उसने कितनी मुश्किल से वो अम्ब्रेला कंप्लीट किया था। बड़ो कहता है हम अभी 365 जन हैं, सबके सब तो ट्रायंगल नहीं ले सकते, इसीलिए हम किसी और को इस बारे में नहीं बताएंगे। पर घियोन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम सबको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम सभी को बचाना चाहता हूँ। और बाकी सभी बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं। तो गोंग ये बात सुनकर अपनी माँ को बताने चाहता है पर वो अपनी जगह नहीं थी, वो तो इधर जूनी के पास थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जूनी प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे अपना खाना भी दे देती है अच्छे से खाने के लिए। तो गोंग की माँ ने बहुत सारे डिलीवरी कराए थे, इसीलिए जूनी को देखकर ही वो समझ गई थी कि जल्दी ही उसकी भी ड्यू डेट आने वाली है, इसीलिए वो उसे कहती कि अपने पेट को दबाकर मत रखो, ये तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी गोंग आता है अपनी माँ को ले जाता है। नंबर 1 फिर से घियोन के पास आता है, उसे पूछता है कि तुम तो 45.6 बिलियन वॉन जीत चुके थे, फिर वापस यहाँ क्यों आए, क्या तुमने वो सारे पैसे खर्च कर दिए। घियोन कहता है वो पैसे मेरे नहीं है, वो मरने वाले 455 लोगों के खून से रंगे हैं और ये पैसे भी वही है। नंबर 1 कहता है कि तुमने तो उन्हें नहीं मारा ना, तो ऐसा सोचने की क्या जरूरत है। घियोन कहता है कि अगर तुमने आज एक्स
बटन दबा दिया होता तो इतने सारे लोग सभी बच जाते। नंबर 1 कहता है कि मैंने अकेले नहीं दबाया, 182 और जन खेलना चाहते हैं। गिहोन कहता है और बाकी 182 जो नहीं खेलना चाहते थे उनका क्या? नंबर 1 कहता है कि अगर हम एक्स दबाकर बाहर चले जाते तो तुम्हें लगता है कि ये सभी इन पैसों से बहुत अच्छी जिंदगी जीते, इन पैसों से कोई अपना कर्जा तक नहीं चुका सकता। तो जोंगबे दोनों को शांत कराता है, समझाता है कि अभी एक दूसरे को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, हमें अब कल की गेम को जीतने में ध्यान देना चाहिए। तभी ऊपर से एक बंदा आता है जिसका नाम है तेहो, जो फर्स्ट गेम से ही गिहोन का फैन बन गया था, इसीलिए वो उनकी टीम ज्वाइन करेगा कहता है। तभी जोंगबे उसके हाथ में मरीन्स का टैटू देखता है। हमें पता चलता है कि जोंगबे भी पहले मरीन्स में था, तो तेहो से सैल्यूट करता है क्योंकि जोंगबे सीनियर था। इस तरह गिहोन, जोंगबे, तेहो और नंबर 1 एक टीम बन जाते हैं। इधर थैनोस और नामग्यो फिर से ली को परेशान करने आते हैं और उसे धमकी देता है उसके पैसे वापस लौटाने का। उसे परेशान करते हुए उसका खाना उसके मुंह पे फेंक देता है, जिससे इनमें झगड़ा ही शुरू हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर ली को पीटने लग जाते हैं। जोंगबे और तेहो ने छुड़ाने जाने का सोच ही रहे थे, पर उनके बीच में से नंबर 1 निकल कर जाता है, उन्हें झगड़ा करने से मना करता है। तो थैनोस नंबर 1 को ही गाली वाली देने लगता है और उससे भी उलझने की कोशिश करता है, पर नंबर 1 उन दोनों को ही पटक पटक के मारता है। तो सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। इधर नोल अभी भी उस ब्लड कैंसर वाली लड़की और उसके डैड के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके डैड तो यहाँ किसी भी वक्त मर सकते हैं, इसलिए नोल को उस बच्ची की फिक्र हो रही थी। इधर प्लेयर्स रूम में रात को सब लोग सो रहे थे। नंबर 1 गिहोन से सॉरी कहने आता है, उससे थोड़ा रूडली बात करने के लिए, तो गिहोन भी उससे सॉरी कहता है। तो नंबर 1 उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ को एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, जिस वजह से उसे एक नया लिवर चाहिए और उसका डोनर नहीं मिल रहा है। और उसके टेस्ट के दौरान पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर्स ने अबॉर्शन कराने का रिकमेंड किया, पर नंबर 1 की वाइफ बहुत जिद्दी थी, वो अबॉर्शन किसी भी हाल में नहीं कराना चाहती है, भले ही वो खुद मर क्यों ना जाए। तब तक वो उसके लिए डोनर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से इस ट्रीटमेंट में बहुत पैसे लग रहे थे, इसीलिए इसने जितना हो सके उतना पैसा उधार लिया, जो काफी नहीं हुआ। तभी इसके ऑफिस के एक पुराने क्लाइंट को इसके कंडीशन के बारे में पता चला, तो उन्होंने मदद करने के लिए इसे पैसे दिए, पर किसी ने कंप्लेंट कर दी कि इसने रिश्वत ली है, जिस वजह से इसे जॉब से निकाल दिया गया। इसीलिए वो पैसे का इंतजाम करने के लिए इस गेम में आया है। वैसे नंबर 1 ने जो ये स्टोरी बताई वो सच है, पर ये सब 5 साल पहले ही हो चुका है। इवन इसकी वाइफ 5 साल पहले ही बीमारी की वजह से मर चुकी थी। तो नंबर 1 यानी फ्रंटमैन पिछले 5 साल से इस गेम में है। तो नंबर 1 कहता है कि इसीलिए जितने ज्यादा हो सके मैं उतने पैसे लेकर बाहर जाना चाहता हूँ अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए। ये सब सुनकर गिहोन भी उसे और कुछ नहीं कहता। देन हम देखते हैं कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम अभी भी चल रहा है और जिन कॉफिन में क्रॉस का सिंबल होता है उसके अंदर के प्लेयर्स में जान बची होती है। पिछले सीजन में जैसे इन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर था जो ये ऑर्गन्स निकालता था, लेकिन इस बार तो पिंक सोल्जर्स में से कई लोग डॉक्टर्स थे जो लोग अब भी जिंदा लोगों के ऑर्गन्स की हेराफेरी करते हैं। इवन जो इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड है वो तो इन पिंक सोल्जर्स का चीफ है, जो कंट्रोल रूम से सब कुछ हैंडल करता है, जिससे फ्रंटमैन को इनके काम के बारे में पता ही नहीं चलता। पर जब से नोल आई है तब से उसने मैक्सिमम लोगों को जान से मार डाला है, इस वजह से इन्हें ज्यादा हेल्दी ऑर्गन्स नहीं मिलते। तो ये लोग नोल की शिकायत चीफ से कर देते हैं। तो चीफ नोल को बात करने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे काम के बीच मत आना, लेकिन फिर भी तुम सांस ले रहे प्लेयर्स को जान से मार रही हो। नोल कहती है जो काम मुझे दिया गया है मैं वही कर रही हूँ। तो चीफ कहता है कि तुम्हें याद है ना हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? 7 साल पहले जब तुम एक हॉस्पिटल के गंदे बेड में पड़ी हुई थी, तब तुम्हारी हालत कैसी थी तुम्हें याद है ना? तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नोल नॉर्थ कोरिया की एक सोल्जर थी, लेकिन इसने किसी वजह से अपने ही टीम के सारे सोल्जर्स को मार डाला था, जिस वजह से इसे नॉर्थ कोरिया से भागना पड़ा था। पर इस पे देशद्रोह का इल्जाम लगाकर नोल के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। सिर्फ उसके 1 साल की बेटी की लाश किसी ने नहीं देखा था, इसलिए नोल उसे ही उस एजेंट के थ्रू ढूंढ रही थी। तो चीफ उसे कहता है कि तुम्हें आकर किससे डर है? हमारे बॉस फ्रंटमैन से, उन्हें हमारे इस काम के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, हमारे काम के बीच मत आओ। लेकिन नोल कहती है कि ऐसा वो नहीं कर सकती। ये बोलकर वापस अपने रूम में चली जाती है। इधर जुनो क्राइम यूनिट में अपने सीनियर से मदद मांगने आता है, क्योंकि अब तो वो जानता है कि गिहोन फिर से उस मौत के गेम के अंदर है, लेकिन अब भी ये लोग उससे सबूत ही मांगते हैं। इवन इनका सीनियर तो बिलीव करने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा कोई आइलैंड भी है जहाँ ऐसे डेडली गेम्स खेले जाते हैं, इसीलिए बिना सबूत के सीनियर इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कहता है। इसीलिए जुनो उसा को कॉल करता है, बताता है कि अब हमें खुद ही 2-3 टीम बनाकर बाकी बचे आइलैंड्स में जाकर ढूंढना होगा, तभी जाकर हम गिहोन और बाकी सबको बचा सकेंगे। इधर ली को मार पड़ी थी, इसीलिए जूनी उसे देखने आती है। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ली ने जूनी से अबॉर्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं कराया था। तो वो जूनी से पूछते कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? जूनी कहती है तुम्ही ने तो मुझे वो सारे क्रिप्टो खरीदने के लिए कहा था, इस वजह से अब मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। बिना अबॉर्शन ना कराने के लिए उस पर थोड़ा गुस्सा करने लगता है। जूनी कहती है इसीलिए मैं यहाँ आई थी कि कुछ पैसे जीत कर यहाँ से जाऊंगी, ताकि अपने बच्चे को अकेले अच्छे से पाल सकूं, क्योंकि शायद ये बच्चा अपने बाप का नाम कभी जान नहीं पाएगा। ली कहता है तुम इस हालत में कैसे खेलोगी? जूनी कहती है तुम्हें अब हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर सकती हूँ कर लूंगी। तभी सेकंड गेम का अनाउंसमेंट होता है। ली कहते हैं हम बाहर जाएंगे तब अच्छे से बात करेंगे। जूनी कहती मैं तो बाहर जाना ही चाहती थी, पर तुम ही वो चूज करके खेलना चाहते थे। इधर गिहोन के दोस्त लोग तो ट्रायंगल के भरोसे थे, वहीं थैनोस और उसका चेला एक एक टैबलेट खा लेते हैं। फिर ये सभी लाइन में जाते हैं अगले गेम के अरीना में, जहाँ इन्हें 2 बड़े बड़े सर्कल
सर्कल्स में रेस ट्रैक्स की तरह लाइंस दिखती है, जो देख के लोग समझ जाते हैं कि ये दालगोना गेम नहीं है बल्कि ये तो कोई नया ही गेम है। अनाउंसमेंट होती है कि ये गेम टीम में खेला जाएगा। 10 मिनट के अंदर सभी लोगों को 5-5 जन का टीम बनाने के लिए कहा जाता है। अब ये दूसरा गेम देखकर बूढ़ा और बाकी सब तो गियोन पे गुस्सा करने लगते हैं, तो नंबर 1 उसके सामने आकर बाकियों को भगा देता है। तो गियोन उन सभी से सॉरी कहता है। वो नंबर 1 अपने फ्रेंड से सॉरी कहता है। नंबर 1 कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे अभी तुम पे भरोसा है और अगर तुम्हें चलेगा तो हम सब एक टीम बन सकते हैं, जिसके लिए सब लोग मान जाते हैं। तो इन्हें एक और प्लेयर चाहिए था, तो ते हो जाता है एक तगड़ा प्लेयर लाने। इधर ली जूनी को अपनी टीम में आने के लिए कहता है, पर जूनी मना कर देती है क्योंकि उसे ली पर भरोसा नहीं था। तो सारे मेन कैरेक्टर्स अपने लिए टीम ढूंढ रहे थे। जैसे ह्यूंजू टीम ढूंढते हुए एक लड़की से मिलती है जिसका नाम है योंगमी। तो योंगमी ह्यूंजू को अपने साथ टीम बनाने के लिए कहती है। तो फिर ये दोनों मिलकर और 3 जन को ढूंढने निकलते हैं। इधर थैनोस एक लड़की को देखकर उसे अपनी टीम में बुलाता है जिसका नाम है सेमी, पर उसने ऑलरेडी एक लड़की के साथ टीम बनाया था जिसका नाम था मिन्सू, जो बहुत ही एक डरपोक सा लड़का था। अब सुंदर लड़की दिखी नहीं कि थैनोस उस पे लाइन मारने लग जाता है, पर सेमी भी सैवेज लड़की थी जो थैनोस का भी मजाक बना देती है। अब यहाँ वो किसी और को जानती तो थी नहीं, इसीलिए वो थैनोस की टीम को ज्वाइन करती है अपने साथ मिन्सू को भी लेकर। थैनोस मिन्सू को अपनी टीम में लेना तो नहीं चाहता था, पर सेमी पे चांस मारने के लिए उसे अपनी टीम में ले लेता है। इधर तेहो एक और मरीन का सोल्जर ढूंढ लाता है, पर तभी जूनी इनके पास आती है। जोंबी उसे सॉरी कहता है कि हम लोग 5 जन हो चुके हैं, पर जूनी उनसे हेल्प मांगती है क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है। इसीलिए वो नया बंदा खुद ही जूनी को इस टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो दूसरा टीम ढूंढने चला जाता है। इधर ह्यूंजू और योंगमी गोंग और उसकी मॉम के साथ टीम अप करते हैं। इन्हें एक और प्लेयर चाहिए था, तो एक शमन इनके टीम में आ जाती है जो कुछ ज्यादा ही भाव खाती है। टाइम अप होता है तो सभी लोग अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ जाते हैं। गेम के बारे में बताया जाता है। तो इस गेम में 5 प्लेयर्स के पैर बंधे हुए होंगे और उन्हें पूरे टीम के साथ एक छोटा सा मैराथन पूरा करना होगा। तो इस सर्कल के हर 10 मीटर पे इन्हें एक मिनी गेम्स खेलने होंगे, जिसे जीत कर ही अगले पड़ाव की ओर जाया जा सकता है। तो उन 5 गेम्स में सबसे पहला था दागची, वही रिक्रूटर वाला गेम। दूसरा मिनी गेम था फ्लाइंग स्टोन, जिसमें एक पत्थर से दूर रखे पत्थर को मारना था। तीसरा था गोंगी, जो गेम हमारे इधर भी बचपन में सारी लड़कियां खेलती थी। मैंने भी ये गेम अपने बहन के साथ बचपन में खेला था, पर इसका नाम मुझे याद नहीं। अगर कोई जानता हो तो कमेंट में बता सकते हो। चौथा गेम था लट्टू, जो सभी ने खेला ही होगा। और 5वें मिनी गेम का नाम था जेगी। इसमें उस जेगी को पैर से 5 बार उछालना था बिना जमीन में गिरा है, जिसके बाद इन्हें अगला 10 मीटर चल के रेस कंप्लीट करनी थी। तो फिर सब लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कौन कौन सा गेम खेलेगा, पर इसी के साथ 5 मिनट का टाइम लिमिट भी है। 5 मिनट के अंदर इन्हें ये रेस कंप्लीट करनी होगी, 5 गेम्स जीत कर, वरना सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी तरह पहले 2 टीम्स की गेम शुरू होती है। पहली टीम दाक्षी आसानी से जीत लेते हैं, पर पत्थर मारने वाले गेम में वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनका प्लेयर एम नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी टीम दोनों मिनी गेम्स जीत कर तीसरे में आ जाते हैं। तो उनकी टीम में जो लड़की थी वो गोंगी में फंस जाती है। पहली टीम तो दूसरे पड़ाव से आगे बढ़ ही नहीं पाती, जिससे ये 5 दूसरे पड़ाव में ही मारे जाते हैं। वहीं दूसरी टीम बहुत घबराते हुए चौथे पड़ाव तक पहुंचे ही थे। लट्टू वाला राउंड इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, पर टाइम अप हो गया था, इसीलिए ये 5 भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग तो और ज्यादा डरने लग जाते हैं। तो कुछ लोग और अच्छी तरह से प्लानिंग करने लगते हैं कि किसे कौन सा गेम खेलना चाहिए। लाश उठाने के लिए कॉफिन लाई जाती है। तभी एक पिंक सोल्जर नोटिस करती है कि कॉफिन के अंदर कोई जिंदा है, तो वो कॉफिन खुलवाकर उसके सर में गोली मारती है। यानी ये थी नंबर 11 नोल, जो अपनी चीफ की बात नहीं मानती। कंट्रोल रूम से ये देखकर चीफ को तो बहुत गुस्सा आता है। तो अब बारी थी 3rd और 4th टीम की, जिसमें से एक टीम थी ह्यूंजू की। बाकी चारों का तो डर के मारे हालत खराब था। तो ह्यूंजू उन सबको मोटिवेट करती है और उनमें हिम्मत जगाती है। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि योंगमी दाक्षी खेलेगी, फिर गोंग पत्थर फेंकेगा, देन उसकी माँ गोंगी खेलेगी, शमन लट्टू फेंकेगी और ह्यूंजू खेलेगी आखिरी गेम जेगी। तो 5 रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ह्यूंजू की टीम रेस शुरू करती है। योंगमी जल्दी ही दाक्षी जीत जाती है। फिर पत्थर फेंकने वाले गेम को एक गलती के बाद गोंग पार कर ही लेता है। फिर तीसरे पड़ाव में उसकी मॉम गोंगी खेलने बैठती है, जिसे वो भी एक चांस के बाद कंप्लीट कर ही लेती है। पर चौथे पड़ाव में शमन से लट्टू बंद ही नहीं रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जा रही थी। 2 मिनट तो उसने अकेले ही वेस्ट कर दिया था। इवन डर के मारे कहने लग जाते कि हम मरने वाले हैं। उसने योंगमी खींच के उसके मुंह पे एक मुक्का मारती है और उसे होश में रहकर खेलने के लिए कहती है। तो फाइनली वो लट्टू घुमा देती है। तो अब आखिरी पड़ाव था जेगी का, जिसको ह्यूंजू आसानी से कंप्लीट कर लेती है। इस तरह इनकी टीम एग्जैक्ट टाइम पे रेस खत्म कर लेती है और बाल बाल बच जाते हैं। तो इनकी जीत से सभी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इसी तरह हर एक टीम का गेम शुरू होता है। थैनोस की टीम जीत जाती है, उस बुढ़ऊ की टीम जीत जाती है, ली की टीम जीत जाती है। इस बीच कई सारे टीम मारे भी जाते हैं। आखिरी में बारी थी अपने गिहोन की टीम की। रेस शुरू होती है। पहली गेम दाक्षी में जूनी जीत जाती है। रोलिंग स्टोन में भी जोंग एक ही बार में पत्थर को मार देता है। फिर गोंगी में तो तेहो एक्सपर्ट निकलता है, क्योंकि बचपन में उसने भी अपने बहनों के साथ ये गेम खेला था। इसी तरह ये लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। पर यहाँ लट्टू की गेम में आकर नंबर 1 सही से लट्टू घुमा नहीं पा रहा था, या कह सकते हैं जानबूझकर गलती कर रहा था। कभी सामने बहुत दूर फेंक दे रहा था तो कभी पीछे, जिससे इन्हें बार बार आगे या पीछे साथ में जाना पड़ रहा था लट्टू को वापस लाने के लिए। इस तरह इनका 2 मिनट वेस्ट हो जाता है। अब बस 1 मिनट बचा था, जिसमें नंबर 1 लट्टू घुमा देता है। फिर जल्दी से ये लोग 5वें पड़ाव की ओर निकलते हैं, जहाँ गिहोन आसानी से 4 बार जेगी उछाल तो लेता है, पर 5वें बार में जेगी थोड़ा दूर उड़ जाता है। नंबर 1 भी उसके साथ अपना पैर आगे बढ़ाता है, जिससे जिहोन के पैर से जेगी 5वीं बार टच हो जाती है। इस तरह इनकी टीम भी एग्जैक्ट टाइम पे ये गेम कंप्लीट कर लेती है। पर प्लेयर्स रूम में इन्हें देखकर लोग ज्यादा खुश तो नहीं होते, क्योंकि जितने लोग मरते इन्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलते। तो जिन्होंने भी टीम बनाकर काम किया था वो सभी एक दूसरे को अपना नाम वगैरह बताते हैं और ऐसे ही आगे भी टीम में खेलेंगे कहते
जाते हैं। इधर दो पिंक सोल्जर्स नोल के रूम में घुस जाते हैं और उसे धमकी देते हैं ताकि वो आगे से उनके काम में दखल अंदाजी ना करे, वरना वो लोग नोल को ही मार देंगे। नोल उनसे लड़ने की कोशिश करती है पर उन दोनों से जीत नहीं पाती, तो एक बंदा उसे डराने के लिए उसके चेहरे पे चाकू से कट मार देता है ताकि वो ये वार्निंग याद रखे। तो उधर गीहून की टीम में सबकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। सब लोग एक दूसरे को अपना नाम भी बता देते हैं। नंबर 1 एक फेक नाम बता देता है क्योंकि वो जानता था कि जुनहो गीहून के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसीलिए वो उसे अपना असली नाम नहीं बताता। तभी पिंक सोल्जर्स आते हैं और बढ़ी हुई प्राइज मनी दिखाते हैं क्योंकि अब बस 255 लोग बचे हैं। प्राइज मनी अब बढ़ के 20.1 बिलियन वॉन हो चुका था, यानी अब हर एक के हिस्से में 78 मिलियन वॉन आता। ये सुनो इन प्लेयर्स को लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि मैक्सिमम लोगों को अपने हिस्से के पैसे की पड़ी थी क्योंकि सबका कर्ज 100 मिलियन वॉन से ज्यादा था। तो पिंक सोल्जर्स फिर से वोटिंग मशीन लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा पैसे जीतने हैं या नहीं, तुम खुद ही वोट करके तय कर सकते हो। गोंग की मॉम को यकीन था कि उनके टीम के सभी लोग बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए एक्स ही दबाएंगे। सभी लोग कहते भी हैं पर ह्यून जो कुछ और ही सोच रही थी। इधर गीहून की टीम में भी सबने डिसाइड किया था कि आगे कोई नहीं खेलेगा, तो नंबर 1 से वोटिंग शुरू होती है जो क्रॉस चूज करता है। इस तरह वोटिंग आगे बढ़ती जाती है। इधर थैनोस ने अपने सारे टीम मेंबर्स को ओ बटन दबाने के लिए कह दिया था, इसीलिए सेमी और मिन्सू भी ओ बटन दबाते हैं, लेकिन इसके साथ ह्यूनजो भी ओ बटन दबाकर दूसरे साइड चली जाती है। इस बार भी ओ को ज्यादा वोट्स मिल रहे थे, इसलिए अब नंबर 1 सबको समझाने आता है, वरना जिस तरह पिछले गेम में 110 लोग मरे, अब में से और कई लोग मारे जाएंगे। पर वो बुढ़ो फिर से सभी को इंस्टिगेट करने लगता है कि इन पैसों से हमारा कुछ नहीं होगा, हम अगला गेम भी आसानी से हमारी सूझबूझ के साथ जीत जाएंगे। तो कहीं और लोग सच में घर जाना चाहते हैं, यहाँ मरना नहीं चाहते थे, जिनमें से एक योंगमी थी। पर ये बुढ़ो तो जैसे लीडर बन गया था, सबको उकसाने लग जाता है, कहता है कि शायद अगले गेम में हम सबको 300 मिलियन से ज्यादा भी मिल सकते हैं, इसीलिए एक और गेम खेलना तो बनता है। जो सुना बहुत से लोग उसके साथ आ जाते हैं, 1 मोर गेम चिल्लाने लगते हैं। वोटिंग जारी रहती है और ओ इस बार थोड़े ज्यादा ही वोट से जीत जाती है। तो फिर इनके लिए खाना लाया जाता है। मिन्सू सेमी से पूछता है कि क्या तुम्हें इन गेम से डर नहीं लग रहा? सेमी कहती है लगता है, पर इससे ज्यादा डर असली दुनिया में लगता है। इधर गोंग ने भी ओ बटन दबाया था, इसलिए उसकी मॉम उससे नाराज थी क्योंकि वो अगले किसी गेम में अपने बेटे को खोना नहीं चाहती है। वहीं इधर गीहून के दोस्त जोंगबे ने भी ओ बटन दबाया था, इसीलिए वो खुद ही सबसे थोड़ा दूर जाकर बैठा था। जो देखते ही उन्हें अपनी टीम के पास वापस लाता है और मूड थोड़ा हल्का करने के लिए कहता है कि वैसे भी अगर आप एक्स बटन दबा भी देते तब भी तो हम नहीं जीतते। जोंगबे गीहून और नंबर 1 से सॉरी कहता है, पर ये दोनों से थोड़ा नाराज तो होते हैं। तो जोंगबे बताता है कि उस पर बहुत ज्यादा कर्जा है और कर्जा नहीं लौटा है तो वो मेरी फैमिली को उठा ले जाएंगे, इसीलिए मैं बस एक और गेम खेलना चाहता हूँ, फिर पक्का अगले गेम में चला जाऊंगा। वैसे भी अगर हम ऐसे ही टीम बनाकर खेले तो हम आसानी से जीत सकते हैं। गीहून कहता है अगले गेम में हो सकता है हमें अपने टीममेट्स को ही मारना पड़ सकता है क्योंकि ऐसा पिछली बार गेम में हो चुका है। जैसे नंबर 1 कहता है कि हमें इतना भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, इसलिए सब लोग अच्छे से खाना खाओ, रेस्ट करो, अगले गेम में जो होगा देख लेंगे। इधर ह्यूनजो भी ओ बटन दबाने के लिए अपनी टीम से सॉरी कहती है क्योंकि उसे और पैसों की जरूरत है उसके सर्जरीज के लिए, पर ये लोग भी आपस में बात करके सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। इधर थैनोस और नाम फिर से ली को परेशान करने आ जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि तुझे आखिर तक खेलना ही पड़ेगा और अगली बार से ओ चूज करना और मेरे 500 मिलियन देकर ही तू यहाँ से जा सकता है, भले ही तुझे यहाँ आखिर तक क्यों ना रहना पड़े। ली कहता है मैंने तुम्हें क्रिप्टो खरीदने के लिए फोर्स तो नहीं किया था, मैंने बस अपने यूट्यूब चैनल में तब बोला था क्योंकि उस क्रिप्टो की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। सही टाइम पर अगर तुमने पैसा निकाल लिया होता तो तुम्हारा नुकसान नहीं होता। जिसुन थैनोस से इस पे और गुस्सा करता है। ली कहता है कि अगर मैं आखिर तक रहूंगा तो तुम सब तो मर चुके होगे, तो फिर पैसे कैसे लोगे? जिसुन अब थैनोस फिर से उसे मारने लग जाता है। तभी नंबर 1 एंड गीहून की टीम आ जाते हैं, तो उसे देखकर थैनोस यहाँ से चला जाता है। रात को सोने से पहले गीहून अपने टीममेट से कहता है कि हमें हमारे बेड के एकदम नीचे सोना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई कभी भी किसी को भी मार सकता है। जिसुन जोंगबियान बाकी सब पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? गीहून कहता है ये गेम ही है ऐसा, इसमें लोग एक दूसरे को मार डालेंगे क्योंकि जितने लोग मरेंगे उतने ही पैसे बढ़ेंगे और मैं ऐसा होते हुए पिछली बार अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसीलिए सब लोग अपने अपने बेड के नीचे सोना। अब जुनी को तो ये सुनकर और ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो गोंग की मॉम के साथ वॉशरूम जाकर बहुत रोती है क्योंकि अब उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तो गोंग की मॉम उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। इधर गीहून और जोंगबे अपने पुराने दिनों की बातों को याद करते हैं और जोंगबे उसे दिल से सॉरी भी कहता है वो चूज करने के लिए। देन ऐसे ही दोनों अपने फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। तो अब अगले दिन इधर जुनहो 2 शिप्स में 2 टीम बनाकर बाकी बचे आइलैंड्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं क्योंकि अब बस गेम खत्म होने में 4 ही दिन बचा था, इसीलिए ये लोग पूरे 7 दिन का खाना वगैरह सब कुछ लेकर एक ही बार में बड़े बड़े जहाजों में निकल जाते हैं। इधर प्लेयर्स रूम में तीसरे गेम के लिए सबको बुलाया जाता है। सब लोग रेडी हो रहे होते हैं। इधर थैनोस और नामग्यू टैबलेट्स खा लेते हैं, जिन्हें देखकर सेमी मिन्सू से कहती है कि अगर तुम किसी तरह बाहर चले गए तो कभी भी दोबारा इनसे मत मिलना क्योंकि ये लोग बस तुम्हारा नुकसान करेंगे। मिन्सू पूछता है फिर तुमने इनकी टीम को ज्वाइन क्यों किया? सेमी कहती है क्योंकि मुझे ये लोग स्टूपिड लगे जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मिन्सू पूछता है फिर तुमने मुझे क्यों चूज किया? सेमी कहती है क्योंकि मुझे लगा मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, वैसे भी मुझे बस 200 मिलियन चाहिए, उतना मिलते ही मैं क्रॉस बटन दबाकर दूसरे साइड चली जाऊंगी और तुम्हें भी यही करना चाहिए क्योंकि तुम टिक नहीं पाओगे। तो अब गेम के लिए तैयारी शुरू होती है। सारे प्लेयर्स को एक नए गेमिंग एरिना में लाया जाता है। अनाउंसमेंट होती है, बताया जाता है कि इस गेम का नाम है मिंगल। सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके चारों ओर है 50 कमरे। प्लेटफॉर्म के ऊपर सबके चढ़ने के बाद ये घूमेगा, गाना बंद होते ही ये रुक जाएगा और कोई भी एक नंबर बताया जाएगा और जो नंबर बताया जाएगा उतने लोगों की टीम बनाकर उन्हें सबसे पहले 50 कमरों में से किसी एक कमरे में जाना होगा, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। और इन 30 सेकंड बाद जो लोग बाहर रह जाएंगे वो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सब लोग अब डिस्कस करने लग जाते हैं कि 2 नंबर आया तो 2-2 की टीम में कौन जाएगा, 3 आया तो 3-3 की टीम में कौन कौन जाएगा। तो सभी लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद एक बच्चों का सॉन्ग प्ले होता है और ये प्लेटफॉर्म घूमने
होने लगता है। तो पहले राउंड में 10 नंबर बताया जाता है, यानी सबको 10 प्लेयर्स की टीम बनाकर किसी एक रूम में 30 सेकंड के अंदर जाना होगा। तो गियोन की टीम एक और टीम को ढूंढने लग जाती है। इन्हें ह्योंजू की टीम मिल जाती है जिनमें 4 जन थे। तो ह्योंजू शमन को ढूंढने लग जाती है। उसे वो अकेले एक जगह दिख जाती है तो उसे खींच कर ले आती है, जिससे ये लोग पूरे 10 जन होकर एक रूम के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही 30 सेकंड खत्म होता है ये दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और बाहर बचे सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अंदर से ये सब देखकर सबकी फट जाती है। तो सारे एलिमिनेटेड प्लेयर्स के लिए कॉफिन लाया जाता है। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसमें नंबर आता है 4, जिसमें सबसे पहले थैनोस अपनी टीम के एक बंदे को लात मार के नामग्यू, सेमी और मिन्सू के साथ एक रूम के अंदर चला आता है। वहीं इधर ह्योंजू की टीम शमन को छोड़कर बाकी 4 अपने एक रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी शमन से तो उनकी बनती थी नहीं। इधर नंबर 1 बाकी 4 को भेज देता है और कहता है वो किसी दूसरी टीम के साथ चला जाएगा। अब गियोन उसे ऐसे अकेले जाने देना तो नहीं चाहता था, पर नंबर 1 उन 4 को भेज ही देता है। इस तरह बाकियों में से जो लोग लकी थे 4 जन का टीम बनाकर 50 रूम में से किसी में घुस जाते हैं और 30 सेकंड खत्म होते ही बाहर बचे प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक टीम में 3 जन थे, सोच रहे थे कोई नोटिस नहीं करेगा, पर सारे रूम्स के अंदर भी सीसीटीवी कैमरास थे, जिससे ये लोग पकड़े जाते हैं, इन सबको मार दिया जाता है। तो सारे लाशों को हटाने के बाद गेट्स ओपन होते हैं। बाहर इतना सारा खून खराबा देखकर मिन्सू की तो हालत खराब हो जाती है। वहीं गियोन की टीम नंबर 1 को ढूंढने लग जाती है, जो सेफ था, किसी और टीम के साथ वो चला गया था। उसे सही देखकर ये चारों भी खुश होते हैं। फिर तीसरा राउंड शुरू होता है और नंबर आता है 3। तो ह्योंजू की टीम 2-2 की टीम में बढ़ जाती है, अपने लिए तीसरा प्लेयर ढूंढने जाते हैं। थैनोस मिन्सू और सेमी के बीच रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है, पर सेमी मिन्सू को अपने साथ चलने के लिए कहती है और अपना हाथ बढ़ाती है, पर तभी मिन्सू सीजर दिखाता है, जिससे थैनोस और नामग्यू उसे ले जाते हैं। वहीं इधर गोंग को 2 बंदे आकर उठाकर ले जाते हैं और गियोन और नंबर 1 गोंग की मॉम को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वो बच जाती है। ह्योंजू और योंगमी भी बच गई थी, क्योंकि उन्हें ब्लड कैंसर वाली लड़की का फादर मिल गया था, जिसका नाम था पार्क। सेमी भी एक टीम में चली गई थी, पर मिन्सू अब उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वो उसे छोड़ के चला जो गया था। इधर गोंग भी अपनी माँ को आकर सॉरी कहता है और अब से वो कभी उनका हाथ नहीं छोड़ेगा कहता है। बाकी जोंगबे, तेहो और जूनी तो एक साथ थी ही, इसीलिए वो तीनों भी सेफ थे। देन चौथा राउंड शुरू होता है और इस बार नंबर आता है 6। तो गियोन और ह्योंजू दोनों की टीम में 5-5 जन करके थे। तो ह्योंजू की टीम से 4 जन और गियोन की टीम से तेहो जूनी को लेकर उनके साथ जाता है और इधर गियोन, जोंगबे, नंबर 1 और पार्क 2 प्लेयर्स ढूंढने निकलते हैं। इधर रूम ढूंढते हुए योंगमी का किसी से टक्कर हो जाता है, जिससे वो अपनी टीम से दूर जाकर गिरती है। बाकी 5 जन रूम में घुस जाते हैं। ह्योंजू योंगमी को रूम में ना देखकर बाहर उसे लाने जाती है, पर टाइम बहुत कम था। तभी ली ये देखकर ह्योंजू को रूम के अंदर धक्का दे देता है, दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि 30 सेकंड पूरे हो चुके थे। योंगमी भागकर इनके रूम के बाहर आती है और ह्योंजू को उन्नी उन्नी कहकर हेल्प करने के लिए कहती है, मगर तभी उसे गोली मार दी जाती है, जिससे ह्योंजू और बाकी सबको बहुत ज्यादा दुख होता है। ह्योंजू तो ली को मारने चली जाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही योंगमी बाहर छूट गई। पर ली कहता है कि सिर्फ 2 सेकंड बचे थे, अगर मैं नहीं आता तो तुम सब भी मारे जाते और 2 सेकंड में तुम उसे अंदर नहीं ला पाती। इस बात पर दूसरे भी उसे सही कहते हैं, पर ह्योंजू बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि योंगमी यहाँ की उसकी पहली फ्रेंड थी। अब आखिरी राउंड शुरू होता है। प्लेयर्स बचे थे सिर्फ 126। सब लोग सोच में होते हैं कि अगला नंबर कितना आएगा। नंबर 1 को तभी क्लिक होता है कि 50 कमरे हैं, उस हिसाब से नंबर 2 आने का ज्यादा चांसेस है, और सच में ही 2 नंबर आता है। तो सब लोग 2-2 जन के टीम में बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होता है, इस वजह से कोई कोई अपनी टीम से अलग हो जाता है। गोंग और उसकी माँ लकीली सेफ होते हैं। जोंगबे गिर जाता है, पर नंबर 1 उसे अपने साथ ले जाता है। रूम के बाहर एक बंदे को लात मार के भगाता है। फिर नंबर 1 और जोंगबे उस रूम में चले जाते हैं, लेकिन उस रूम में ऑलरेडी एक बंदा था और वो बाहर नहीं जा रहा था। तो नंबर 1 उसका गला घोटकर उसे मार डालता है। नंबर 1 को ऐसा करता हुआ देखकर जोंगबे तो बहुत डर जाता है। इस तरह से सारे मेन कैरेक्टर्स बच जाते हैं। इधर जुनो एक आइलैंड पे पहुंचता है, जहां ड्रोन भेजकर आइलैंड को अच्छी तरह से देख रहा था। तभी उसे आइलैंड के ऊपरी हिस्से में कुछ तो अजीब दिखता है, इसीलिए चेक करने के लिए सभी उस जगह जाने के लिए निकलते हैं। इधर थैनोस और नामग्यू ने मिन्सू को छोड़ दिया था, लेकिन वो और सेमी दोनों ही किसी तरह बच गए थे। इधर ली जुनी से बात करने के लिए साइड में ले आता है और उसे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम दोनों नई शुरुआत करेंगे। अभी लगभग 100 लोग बचे हैं, उस हिसाब से हर एक के हिस्से में 300 से 400 मिलियन तो मिलेंगे। उन पैसों से मैं अपना सारा कर्जा उतार दूंगा, जो बचेगा उससे हम बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। जुनी कहती है यानी अभी तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों की पड़ी है। ली कहता है प्रॉमिस मैं ये सारा क्रिप्टो कॉइन वगैरह छोड़ दूंगा और बचे हुए पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करूंगा। अब ये सब सुनकर जुनी को तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए कहती कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगी। अब उन दोनों को ऐसे बात करते हुए थैनोस और उसकी टीम देख लेती है। अब योंगमी को खोने की वजह से ह्योंजू की टीम बहुत सैड थी। इधर तेहो प्लेयर्स को गिन के आया था, जिनमें ओ वाले 56 प्लेयर्स थे और एक्स वाले सिर्फ 44 बचे थे, यानी एक्स टीम में अभी भी 12 प्लेयर्स कम है। तेहो कहता है कहीं लोग और ज्यादा डर तो गए होंगे, इसीलिए चांसेस है बहुत से टीम एक्स बजर भी दबाएंगे। और नंबर 1 कहता है कि इसके साथ प्राइज मनी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, इसीलिए लोग पैसों के लिए और ज्यादा लालची भी हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतने ज्यादा पैसों में लोगों को हिस्सा मिलेगा। गियोन कहता है कि हमें कैसे भी करके ओ साइड के प्लेयर्स को मनाना होगा, पर नंबर 1 ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे ओ वाले प्लेयर्स और ज्यादा भड़क जाएंगे और फिर यहाँ जैसा तुमने कहा था कुछ भी हो सकता है। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तो जोंगबे और तेहो उन्हें शांत कराते हैं और बाद में देखा जाएगा कहते हैं। तभी पिंक सूट वाले सोल्जर्स आते हैं और प्राइज मनी
मनी दिखाते हैं, जिसके हिसाब से जो 100 जन बचे हैं उन सबको 356 मिलियन वॉन करके मिलेंगे। देन चौथा गेम खेलना है या नहीं, इसके लिए वोटिंग शुरू होती है। वोट की शुरुआत होती है गेहूं से, जो क्रॉस दबाता है। देन एक एक करके सब वोट शुरू करते हैं। फिर जो लोग टीम बदलते हैं उनमें थे पहले तो जोंगबे जो एक्स में आता है, फिर सेमी भी एक्स बजर दबाकर एक्स टीम में आ जाती है। तो थैनोस और नाम ग्यू मिन्सु को ओ दबाने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बार एक्स बजर दबाकर एक्स टीम में चला जाता है। फिर ह्योंजू भी एक्स में आ जाती है। बाकी एक्स वाले एक्स की तरफ ही आ रहे थे, ओ वाले ओ की तरफ ही। इस बार गोंग अपनी माँ की बात सुनकर एक्स में आ जाता है। अब क्योंकि एक्स वाले पहले 44 थे, यानी उन्हें ओ टीम से 7 प्लेयर्स की जरूरत थी जीतने के लिए, इसमें से 4 आ चुके थे। इधर जुनो अपने टीम के साथ उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक पेड़ के नीचे एक खुफिया रास्ते का दरवाजा मिलता है। तो एक बंदा वो दरवाजा ओपन करने जाता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे पे हाथ लगाता है वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। इधर 4 प्लेयर्स बाकी थे, वोट थे 48-48 पर। फिर होते हैं 49-49। लास्ट में नंबर 1 और एक लड़की बच जाती है, जो दोनों ही पहले एक्स टीम में थे, पर ये लड़की ओ वोट कर देती है, जिस वजह से ओ वाले 50 हो जाते हैं और अब सिर्फ नंबर 1 बचता है, जो वोट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस टाइम पे नंबर 1 के एक्सप्रेशन देखकर जोंगबी को तो डर लग रहा था, क्योंकि नंबर 1 ने मिंगल गेम के दौरान एक प्लेयर को मार जो दिया था। इसीलिए वो गिहोनन बाकी सबको बता रहा था कि मुझे नंबर 1 को देखकर डर लग रहा है। तो जोंगबे गिहोनन बाकी सबको बताने जा ही रहा था नंबर 1 ने मिंगल गेम के टाइम एक आदमी को मारा था उस बारे में, पर तभी नंबर 1 क्रॉस बजर दबा देता है, जिससे वो टाई हो जाता है। ये देखकर जोंगबे और कुछ नहीं बताता। तो टाई होने की वजह से पिंक सूट वाले बताते हैं कि अब फिर से वोट होगी, लेकिन कल सुबह। अब क्योंकि खेलने वाले और ना खेलने वाले 50-50 हो चुके हैं, इसलिए गिहोन को अब समझ आ जाता है कि अब दोनों साइड के प्लेयर्स आपस में लड़ने तो जरूर लगेंगे। इधर जुनो की टीम में से एक बंदा मर चुका था और एक बंदा घायल हो गया था, इसलिए शिप का कैप्टन उन्हें वापस चलने के लिए कहता है। पर जुनो एंड टीम कहती है कि अब तो हमें उन्हें ढूंढना जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता तो चल चुका है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए ये सारा जाल बिछाया है, इसीलिए अब तो उन्हें ढूंढ कर ही वापस जाएंगे। इधर प्लेयर्स रूम में सभी को खाना दिया जाता है। इधर एक्स टीम वाले सब लोग बैठकर बात कर रहे थे कि अब बस हमें ओ टीम से एक जन को हमारी तरफ लाना है, फिर तो कल सुबह हम लोग घर निकल जाएंगे। इसीलिए गोंग उठकर ओ टीम से कहता है कि कोई एक जन हमारे टीम में आ जाओ, कल सुबह अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर निकल जाएंगे। जो उसने ओ टीम से बड़ा कहता है कि ऐसा है तो तुम लोगों में से कोई एक जन हमारी टीम में आ जाओ, अगला गेम खेलेंगे और ज्यादा पैसा जीत कर जाएंगे, और अगर तुम सारे मर गए तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, फिर हमारे साइड के हर एक पर्सन को 800 मिलियन करके मिलेंगे। ये आइडिया तो हमारे लिए और अच्छा है। तो अब धीरे धीरे ये बहस और ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। दोनों टीमें अब आमने सामने आकर झगड़ा शुरू कर देती है। इधर गिहोन अपने खाने का रैपर खोलकर देखता है, सभी को खाना खाने के लिए एक चम्मच दिया गया था, जिसे देखकर अब उसे यकीन हो गया था कि आज रात हमला तो जरूर होगा। इधर थैनोस और नाम ग्यू मिन्सु के पीछे पड़ गए थे, उसे कल ओ बजर दबाने के लिए धमकाने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए ली देख लेता है। तो वो वॉशरूम में मौजूद अपने सारे एक्स टीम के बंदों से ये कह देता है कि ओ वाले हमारे एक प्लेयर को धमका रहे हैं, जिससे वॉशरूम में दोनों टीम के बीच झड़प हो जाती है। धक्का मुक्के से शुरू हुआ झगड़ा अब इनके बीच एक सीरियस फाइट बन जाती है, जहाँ एक टाइम पे थैनोस ली को गला दबाकर मारने जा रहा था, लेकिन तभी ली उसके गर्दन में चम्मच घुसा देता है, जो वो खाने के बाद यहाँ फेंकने के लिए लाया था, जिससे थैनोस ऑन द स्पॉट टपक जाता है। अब ये देखकर सब लोग खून खराबे पे उतर आते हैं, एक दूसरे को जैसे जान से ही मारने लगते हैं। तभी यहाँ पिंक सोल्जर्स आ जाते हैं और इधर प्लेयर्स रूम में 5 जन के एलिमिनेशन का अनाउंसमेंट होता है, यानी 5 लोग मर चुके हैं, जिसके साथ ही प्राइज मनी बढ़ जाती है। बाकी सबको वॉशरूम से निकालकर यहाँ लाया जाता है। तो फिर से ये लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। सबसे पहले ओ वालों ने हमला किया, जो नामग्यू कहता है कि एक्स टीम वालों ने पहले हमारे बंदे को मारा, जिससे फिर से इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर अब दोनों टीम अपने अपने प्लेयर्स को गिनने लग जाते हैं, ये देखने के लिए कि किस टीम से कितने मरे हैं। इधर आधी रात को समंदर के बीचों बीच था इनका शिप। समंदर में एक तूफान जैसा आया हुआ था। जुनो की टीम का बंदा बाहर आता है, तो इस शिप के कैप्टन को अपने ड्रोन के साथ छेड़छाड़ करता हुआ देखता है। शिप का कैप्टन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था। ये बोलकर वो उस आदमी को बाहर लाता है, फिर चाकू मारकर उस बंदे को मार देता है और समंदर में फेंक देता है, जिससे हमें ये समझ तो आ जाता है कि ये शिप का कैप्टन किसी और ही मकसद से इनके साथ है। इधर दोनों टीम काउंटिंग कर लेती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ओ टीम से 3 जन मारे गए हैं और एक्स टीम से सिर्फ 2, यानी एक्स टीम कल आसानी से वोट जीत सकती है। पर क्यों ओ टीम को देखकर समझ रहा था कि वो लोग चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि ओ टीम वाले इन्हें घूरते हुए जाते हैं। 30 मिनट बाद लाइट्स ऑफ होने का अनाउंसमेंट होता है। वहीं इधर पिंक सोल्जर्स के लिए एक अनाउंसमेंट होती है कि थोड़ी देर में स्पेशल गेम शुरू होगा, इसलिए सब लोग अपनी पोजीशन में चले जाओ, यानी इन्हें भी पता है कि रात को प्लेयर्स एक दूसरे पे जरूर हमला करेंगे। तो गिहोन अपने टीममेट्स को बताता है कि आज रात लाइट्स ऑफ होने के बाद वो लोग पक्का हम पे हमला करेंगे, क्योंकि वो लोग कल किसी भी हाल में वोट हारना नहीं चाहेंगे। नंबर 1 कहता है कि उनसे पहले हम ही उन पे हमला क्यों ना कर दें। गिहोन कहता है हम ऐसे एक दूसरे से लड़ मर नहीं सकते, अगर लड़ना ही है तो हमें उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने ये जगह बनाई है, वो फ्रंटमैन और उसके अमीर बॉस, जो इस वक्त इस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारा ये मौत का खेल देख रहे हैं। सीढ़ियों के ऊपर इनका मेन कंट्रोल रूम है, जहाँ एक ब्लैक मास्क पहना हुआ आदमी इस जगह का हेड है। हमें उस तक पहुंचना होगा, तभी हम इसे खत्म कर सकते हैं। नंबर 1 कहता है कि इनके पास इतने सारे गन्स हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। गिहोन कहता है उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। लाइट्स ऑफ होने के बाद जैसे ही खून खराबा शुरू होगा, इसके कुछ देर बाद पिंक सोल्जर्स इन्हें रोकने अंदर आएंगे। जब वो मरे हुए प्लेयर्स को ले जाने में बिजी होंगे, बस तभी हम उन पे हमला कर देंगे और उनके ही हथियार से उन्हें मारकर सारे गन्स को कब्जे में ले लेंगे, जिसके लिए हम सबका जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए आज रात लाइट्स ऑफ होने के बाद
हमें इन बेड्स के एकदम नीचे छुपना होगा ताकि वो लोग हम पे अटैक ना करे। नंबर 1 कहता है कि फिर जो लोग ऊपर सोएंगे उनका क्या होगा। गिहोन कहता है कि हम सबको नहीं बचा सकते क्योंकि वो टीम वाले हम सब पे अटैक तो जरूर करेंगे, इसलिए इस गेम को रोकने का बस यही एक तरीका है, हमें इस गेम को चलाने वालों से लड़ना होगा। इसके लिए हमें कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना ही होगा। नंबर 1 कहता है कि अगर कुछ लोगों के सेक्रीफाइस से सब लोग बच जाते हैं फिर अच्छा ही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए लाइट्स ऑफ होने के बाद गिहोन और ह्योंजू की टीम के साथ और भी कुछ लोग सबसे नीचे वाले बेड्स के नीचे छुप जाते हैं। तो लाइट्स ऑफ होने की थोड़ी देर बाद ही वो टीम से लोग एक्स टीम के अंदर आ जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। जो लोग नहीं सोए थे वो लोग लड़ने लगते हैं और जो लोग सोए हुए थे वो लोग मारे जाते हैं। तो बहुत देर तक ये खून खराबा चलते रहता है। अभी नामग्यू सेमी को देखता है तो वो सेमी पे उस चम्मच से अटैक कर देता है। ठीक उसी जगह के कुछ बेड्स के ऊपर मिन्सू छुपकर नीचे देख रहा था। उसने अपने पास एक कांच की बोतल रख ली थी जिसे वो सेमी को बचाने के इरादे से नामग्यू पे मारता है, लेकिन उसका एम मिस हो जाता है जिस वजह से नामग्यू सेमी को मार डालता है। मिन्सू तो डर के मारे चुपचाप छुप जाता है। तो काफी देर तक ये खून खराबा चालू रहता है। देन सोल्जर्स आते हैं, सभी को दूर हटने के लिए कहते हैं। फिर वो सारे मरे हुए प्लेयर्स को चेक करने आते हैं और तभी हम देखते हैं कि गिहोन और बाकी सारे भी मरने का एक्टिंग करके जमीन पे लेटे हुए थे। तो सोल्जर्स के उनके पास आते ही वो सभी इन सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं और इन्हीं का गन छीनकर उन्हें गोली मारने लगते हैं, जिससे बहुत सारे पिंक सोल्जर्स वहीं पे मारे जाते हैं। कंट्रोल रूम से ये सब देखकर सोल्जर्स का चीफ जिंदा बचे सोल्जर्स को वापस आने का ऑर्डर देता है। इसलिए कुछ सोल्जर्स बाहर भागने की कोशिश करते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, जिससे एक सोल्जर इस रूम में ही फंस जाता है। तो गिहोन सबको इसे गोली मारने से मना करता है और इन सोल्जर्स के पास से मिले सारे हथियारों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। एक्स टीम का बंदा ओ टीम वाले को गोली मारने जा रहा था पर गिहोन उसे रोक लेता है, समझाता है कि अगर हमने भी इन्हें मार दिया तो इनमें और हम में क्या फर्क रहेगा, हमारे हथियार उठाने का मकसद बहुत बड़ा है। तो सारे गन्स जमा करके सब लोग एक एक उठा लेते हैं। इन्हें ये सब करता हुआ देखकर सोल्जर्स का चीफ बाकी सारे सोल्जर्स को जमा कर लेता है। इधर गिहोन सभी को बताता है कि हम लोग उस मास्क मैन को ढूंढने जा रहे हैं जो ये गेम चलाता है, उसे पकड़कर ये मौत का खेल खत्म करने जा रहे हैं। जो हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकता है। तो एक्स टीम से कुछ और लोग इनकी हेल्प करने आ जाते हैं। तो अब तक इनकी टीम में आ चुका था गिहोन, नंबर 1 जोंगबे, तेहो, पार्क, ह्योंजू और कुछ नए लोग। ली और गोंग जाना चाहते थे मगर जूनी और गोंग की मम उन्हें मना कर देते हैं। इधर ह्योंजू सभी को गन्स एंड मैगजीन्स के बारे में बताती है और इन गन से गोली कैसे चलाते हैं वो सिखाती है। देन गिहोन उस जिंदा बचे सोल्जर की कनपट्टी पे बंदूक रखकर इन सबको मास्क मैन तक पहुंचाने के लिए कहता है। तो सोल्जर यहाँ के एक दरवाजे से उन सबको बाहर ले जाता है, पर बाहर सीढ़ियों के पास जाते ही इन पे दूसरे सोल्जर्स हमला कर देते हैं। तो सब लोग उनसे बचते हुए उन्हें गोली मारने लगते हैं। तो वहाँ के सारे सोल्जर्स को मारकर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर कंट्रोल रूम से सोल्जर्स का चीफ सब कुछ देख पा रहा था कि वो लोग है कहाँ, इसलिए ह्योंजू एक एक करके कैमरास तोड़ते हुए जाती है। तो चीफ अपने सोल्जर्स को इनके पीछे भेजते रहता है। तो काफी सोल्जर्स को मारने के बाद ये लोग एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहाँ सोल्जर कहता है कि उसके मास्क से ही दरवाजा खुलेगा। ये बोलकर वो अपना मास्क निकालता है और जैसे ही गिहोन को देने जाता है तभी वो नंबर 1 को इनके साथ देखकर डर जाता है। पर किसी को कुछ समझ आए उससे पहले ही दूसरे बहुत सारे सोल्जर्स इन पे अटैक कर देते हैं, जिसमें ये सोल्जर मारा जाता है। सभी लोग फिर से छुपने लग जाते हैं, पर इस बार कुछ ज्यादा ही सोल्जर्स आ गए थे जिससे इन्हें गोली चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तेहू की तो इतने सारे गन शॉट की आवाज सुनकर हालत खराब हो रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। तो अब इन्हें आगे कंट्रोल रूम को ढूंढते हुए जाना तो था ही, इसलिए गिहोन उस गार्ड का मास्क लेता है और जोंगबे को अपने साथ आगे ले जाता है और यहाँ रहकर नंबर 1 और बाकी सब उन सोल्जर्स का सामना करते हैं। अभी लोग कंट्रोल रूम की ओर बढ़ रहे थे तो चीफ सीसीटीवी में देखकर उनके सामने सोल्जर्स को भेज देता है, जिससे ये लोग फंस जाते हैं। तो दोनों ही साइड से बहुत सारी फायरिंग्स होती है, जिससे गिहोन और जोंगबे के पास भी बस एक ही मैगजीन बची थी। वहीं इधर ह्योंजू, तेहो इन सब की भी गोलियां खत्म हो रही थी। फिर भी गिहोन और जोंगबे अपना दिमाग लगाकर उन सोल्जर्स को मारते हुए और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सामने और ज्यादा सोल्जर्स आ जाते हैं। लेकिन अब इनके पास बहुत ही कम गोलियां बची थी, जिस बारे में वो एक वॉकी टॉकी की मदद से नंबर 1 और ह्योंजू को बताता है। पर इधर इनके पास भी गोलियां खत्म हो रही थी। तभी गिहोन नोटिस करता है कि सोल्जर्स के दूसरे पॉकेट में भी एक्स्ट्रा मैगजीन्स है, यानी प्लेयर रूम में मरे हुए और सोल्जर्स के पास बहुत सारे मैगजीन्स होंगे। तो वो किसी को प्लेयर्स रूम में जाकर उन सारी मैगजीन्स को लाने के लिए कहता है और उनकी हेल्प करने के लिए किसी को के पास आने के लिए कहता है, क्योंकि गिहोन के आगे जाने के रास्ते में बहुत से सोल्जर्स हैं। तो नंबर 1 ह्योंजू और पार्क को यहाँ संभालने के लिए कहता है और अपने साथ 2 बंदों को ले जाता है गिहोन की हेल्प करने। तेहो की गोलियां खत्म हो गई थी। ह्योंजू कहती है वो प्लेयर्स रूम जाकर वो सारी मैगजीन्स लेकर आती है, पर तेहो से रोककर कहता है कि मैं जाता हूँ। तो वो कैसे भी करके बच बचाकर प्लेयर्स रूम में वापस आता है और बहुत ही ज्यादा डरते हुए सारी एक्स्ट्रा मैगजीन्स इकट्ठा करने लगता है। इधर गिहोन की गोलियां खत्म हो गई थी तो जोंगबे उसे कवर करता है। इसी बीच गिहोन जाकर मरे हुए सोल्जर्स के एक्स्ट्रा मैगजीन्स ले आता है और फिर से उन सोल्जर्स पे फायरिंग शुरू करता है। कुछ देर बाद गिहोन के पास नंबर 1 और बाकी दोनों पहुंचते हैं तो गिहोन उसे कंट्रोल रूम तक जाता हुआ दूसरा कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहता है और नंबर 1 को एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी दे देता है। तो नंबर 1 अपने साथ दोनों बंदों को ले जाता है दूसरा रास्ता ढूंढने। इधर तेहो सारी मैगजीन्स कलेक्ट करके बाहर जा रहा था, पर ऊपर से आते हुए गोलियों की आवाज से वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो प्लेयर्स रूम के अंदर ही रह जाता है। ह्योंजू उसे मदद के लिए बुला रही होती है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इधर ह्योंजू